साथियों, आज हम आपको ब्लॉकचेन के परिचय के बारे में बताएंगे। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्निक है, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नई डेटा संरचना है जो सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी आधारित है और डिजिटल वस्तुओं के ट्रांसफ़र की अनुमति देते हुए एक नेटवर्क में वितरित डेटाबेस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, जिसे चेन कहते हैं, को स्टोर करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहां ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वो चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। इसे क्रिप्टोकरेंसीज का बैकबोन कहा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी में ही नहीं बल्कि कई और भी क्षेत्रों में किया जाता है। यह एक सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसे हैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। साथियों, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि जिसका कोई कंट्रोल नहीं हो या किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा कंट्रोल नहीं हो या नियंत्रण नहीं हो, वो ऑटोमेटिक होता है। ब्लॉकचेन कैसे काम करती है? ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति देती है। ब्लॉकचेन लेन देन का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बदला, हटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी इसमें जो रिकॉर्ड है वो स्थायी होता है। ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी डीएलटी के रूप में भी जाना जाता है, यानी हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ब्लॉकचेन पहली बार 1991 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में आया था, लेकिन वर्ष 2009 में से बिटकॉइन में इसका इस्तेमाल किया गया, यानी सबसे पहले बिटकॉइन के रूप में इसको काम में लिया गया। अब इसे क्रिप्टोकरेंसीज के साथ कई दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डेटाबेस से यह कैसे अलग है? ब्लॉकचेन और डेटाबेस में काफ़ी समानता है। डेटाबेस किसी भी सिस्टम के इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। ब्लॉकचेन भी डेटाबेस जैसा ही होता है, लेकिन यह कई कैटेगरीज के तहत जानकारी इकट्ठा रखता है। इन ग्रुप्स को ब्लॉक कहते हैं। ये ब्लॉक एक दूसरे ब्लॉक से जुड़े होते हैं जो डेटा का एक चेन बनाते हैं, इसलिए इस सिस्टम को ब्लॉकचेन कहते हैं। सामान्य डेटाबेस के उलट ब्लॉकचेन में कोई एक अथॉरिटी कंट्रोल नहीं होती है। इसके पीछे यह सोच थी कि इसे यूजर ही चलाएंगे। ब्लॉकचेन का नाम कैसे पड़ा, इस बारे में हम आपको बताएंगे। ब्लॉकचेन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला ब्लॉक और दूसरा चेन। ब्लॉक का मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेटा ब्लॉक से हैं, मतलब इन बॉक्स में की डेटा रखा जाता है। अलग अलग बॉक्स में करेंसी यानी डेटा होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डेटा की एक लंबी चेन बनती जाती है। जैसे ही नया डेटा आता है उसे एक नए ब्लॉक में दर्ज किया जाता है। ब्लॉक के भरने पर इसे नए डेटा से जोड़ दिया जाता है। इसी तरह सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेजर क्या है? लेजर एक ऐसा बुक है जो कि ऐसे अकाउंट रखता है जहां डेबिट्स और क्रेडिट्स ट्रांजैक्शन पोस्ट होते हैं। वो बुक से जहां की ओरिजिनल एंट्री होते हैं, या यूँ कहें कि ओरिजिनल बुक से एंट्री इस लेजर में अपडेट होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक फाइल ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी एक नोड जो कि आपके कंप्यूटर में है। दो गवर्नमेंट अकाउंट्स जिन्हें हम माइनर्स कहते हैं के पास भी वही सामान फाइल उनके सिस्टम में है। इसलिए यह है कि डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे ही आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं आपका कंप्यूटर उन दोनों अकाउंट्स को ईमेल करता है उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए। हर एक अकाउंट्स जल्द से जल्द सबसे पहले चेक करना चाहता है कि कहीं आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, और इसके बदले में उन्हें उनके सैलरी जो कि है बिटकॉइंस मिल सकती है या नहीं। इन दोनों में से जो भी पहले चेक करना है और आखिरकार उसे वैलिडेट कर रिप्लाई ऑल प्रेस करता है, वही इसके साथ जो अपने लॉजिक को भी अटैच कर देता है उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। इसे ही प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। यदि इस बीच अगर वो दूसरा अकाउंट्स भी एग्री हो जाता है तब सभी अपने फाइल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को अपडेट्स कर लेते हैं। इसी पूरे प्रोसेस या कॉन्सेप्ट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। साथियों, मैं समझता हूँ कि आपको ब्लॉकचेन के बारे में समझना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए ब्लॉकचेन एक ऐसा इनक्रप्टिबल डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसे कि प्रोग्राम्ड किया जाता है
वर्चुअली सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए सभी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड जो कि ब्लॉकचेन में होते हैं उन्हें ब्लॉक कहा जाता है। इसलिए ये ब्लॉकचेन हमेशा कंटिन्यूसली ग्रोविंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो कि लिंक्ड और सिक्योर्ड होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट सतोशी नाकामोटो ने सन 2008 में किया था ताकि वो इसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में उसके पब्लिक ट्रांजैक्शन लेजर के हिसाब से कर सके। यानी क्रिप्टो करेंसीज का जो एक मदर कह सकते हैं बिटकॉइन, या किंग कह सकते हैं बिटकॉइन, या पहला जो क्रिप्टो करेंसी जिसको नाम दिया गया वो बिटकॉइन नाकामोटो सतोशी ने दिया। ये सब करने के पीछे सतोशी नाकामोटो का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये कि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन लेजर द ब्लॉकचेन बनाना चाहते थे जो कि लोगों को उनके पैसों को कंट्रोल करने की क्षमता देता है, जिससे कि कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट भी इन पैसों को एक्सेस या मॉनिटर नहीं कर सके। बिटकॉइन का क्रिएटर जो है कि सतोशी अचानक ही गायब हो जाते हैं सन 2011 में, और उनके पीछे इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को छोड़ जाते हैं जिससे कि बिटकॉइन यूजर्स इस्तेमाल करें और इसे अपडेट और इम्प्रूव कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो सतोशी नाकामोटो नाम का कोई व्यक्ति है वो है ही नहीं। दरअसल वो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, ये बस एक काल्पनिक कैरेक्टर है। वैसे इसकी सत्यता को लेकर किसी के पास कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन का इन्वेंशन एक ऐसा पहला डिजिटल करेंसी जो कि डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को हल कर सकता है बिना किसी ट्रस्टेड सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल सर्वर के मदद के। इसलिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सारे दूसरे एप्लीकेशंस का इंस्पायरेशन भी रहा है। हमें ब्लॉकचेन के विषय में जानना चाहिए। इसके 3 कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला कारण है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पब्लिकली एग्जिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्राइवेटली भी एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पर नोड्स केवल सिंपली पॉइंट्स होंगे किसी एक प्राइवेट नेटवर्क में, और ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के तरह काम करेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत ही प्रेशर में हैं क्योंकि उन्हें रेगुलेटरी कंप्लायंस डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ रहा है, और इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ब्लॉकचेन का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सिक्योर सॉल्यूशंस जैसे कि ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक बन सकता है कंप्लायंस कॉस्ट को कम करने के लिए। दूसरा कारण ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पहुंच फाइनेंस से भी ज़्यादा है। इसे किसी भी मल्टी स्टेप ट्रांजैक्शन जहां ट्रेसेबिलिटी और विजिबिलिटी की ज़रूरत है वहाँ इसे अप्लाई किया जा सकता है। सप्लाई चेन एक ऐसा नोटेबल केस है जहाँ की ब्लॉकचेन का इस्तेमाल लीवरेज को मैनेज करने के लिए और साइन कॉन्टैक्ट्स और प्रोडक्ट प्रोवेनेंस को ऑडिट करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ इसका इस्तेमाल वोटेशन प्लेटफॉर्म्स में भी टाइटल्स और डीड मैनेजमेंट के लिए भी किया जा सकता है। जैसे डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड्स कन्वर्ज हो रहे हैं वैसे वैसे ब्लॉकचेन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। नंबर 3 जो कारण है वो है ब्लॉकचेन की एक्सपोनेंशियल और डिस्ट्रप्टिव ग्रोथ तभी आ सकती है जब पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन्स एक साथ कन्वर्ज करें या मिले एक ऐसे इकोसिस्टम में जहां की फर्म्स और कस्टमर्स और सप्लायर्स एक साथ मिलकर कोलैबोरेट कर सकें एक सिक्योर, ऑडिटेबल और वर्चुअल वे में। अब देखिए साथियों, वर्चुअल जो ब्लॉकचेन है वो कितना सुरक्षित है। हम कह सकते हैं ऐसे तो इंटरनेट में कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है, वहीं अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तब बाकी टेक्नोलॉजी की तुलना में बहुत हद तक अनहैकेबल है, यानी इसको हैक नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरे नेटवर्क के सभी नोड्स को एग्री होना पड़ेगा तभी जाकर वो ट्रांजैक्शंस वैलिड होगी। जहाँ कोई सिंगल एंटिटी ये नहीं कह सकती कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। इसे हैक करने के लिए आपको बैंक के जैसे केवल एक सिस्टम को हैक करने से नहीं होगा, बल्कि पूरे नेटवर्क में जितने भी सिस्टम हैं उनको हैक करना होगा, और वो नामुमकिन है। इसलिए हैकिंग इतनी आसानी चीज़ नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। प्राय सभी ब्लॉकचेन्स की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बहुत ही ट्रिमेंडस है क्योंकि यहाँ एक कंप्यूटर नहीं है बल्कि नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। बिटकॉइन जैसे ब्लॉकचेन के लिए ईमेल वैसे इंटरनेट के लिए था। सन 1990 में जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी टीसीपी, आईपी और एचटीटीपी अपने नेटिव स्टेजेज में था, ईमेल तब एक बहुत बड़ा और पहला मेजर एप्लीकेशन था। लेकिन बाद में नए एप्लीकेशंस जैसे कि वेब ब्राउज़र आया,
वेबसाइट्स तब बहुत पॉपुलर बन गए। लोग तब चैट सॉफ्टवेयर जैसे कि स्काइप का भी बहुत इस्तेमाल करते थे। यदि हम अभी के बारे में विचार करें तब आप अपने मोबाइल में ही बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस को चलता हुआ देख सकते हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नई बार आई, बिटकॉइन भी ईमेल की तरह सबसे पहला बड़ा मेजर एप्लीकेशन रहा जो कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। दूसरे क्रिप्टोकरेंसीज ने इस ट्रेंड को बाद में फॉलो किया। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत सारे एप्लीकेशंस जैसे कि सिक्योरिटी, ऑनलाइन वोटिंग आदि में भी इस्तेमाल लिया जाता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम अंतर बताना चाहेंगे। अगर हम दोनों टेक्नोलॉजी की बात करें तब इंटरनेट कंप्यूटर्स को अलाउ करती है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, वहीं ब्लॉकचेन कंप्यूटर्स को अलाउ करता है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो इंटरनेट कंप्यूटर्स है वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करती है, जबकि ब्लॉकचेन में कंप्यूटर्स को वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ करता है। यानी दोनों बहुत सारे कंप्यूटर्स नोड्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट और ब्लॉकचेन के विषय में चलिए कुछ नया जानते हैं। डिजिटल रिवॉल्यूशन का पहला जनरेशन ने हमारे लिए इंटरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन लाया, वहीं सेकंड जनरेशन जो कि पावर्ड बाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसने हमारे सामने इंटरनेट ऑफ वैल्यू पेश किया। यह एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेस की दुनिया को रीशेप कर देगा और पुराने ऑर्डर ऑफ ह्यूमन अफेयर्स को और भी बेहतर बना देगा। ब्लॉकचेन इतना वेस्ट ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और डेटाबेस है जो कि मिलियंस ऑफ डिवाइसेज में कंटिन्यूसली चल रहा है। ये किसी के लिए भी ओपन है, जहाँ यहाँ न केवल इन्फॉर्मेशन बल्कि कोई भी चीज़ जिसकी कुछ वैल्यू है जैसे कि मनी, टाइटल्स, डीड, आइडेंटिटीज, यहाँ तक कि वोट्स भी इन्हें मूव्ड, स्टोर्ड और मैनेज्ड सिक्योरली और प्राइवेटली किया जा सकता है। यहाँ पर ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए मास कोलाबोरेशन चाहिए और कुछ क्लेवर कोड। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए वही पुराने तौर तरीकों में पावरफुल इंटरमीडियरीज जैसे कि गवर्नमेंट्स और बैंक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमसे ही बनती है, हमारे लिए काम करती है। इसे कंट्रोल हम ही लोग करते हैं जो कि इसे बहुत ही सिक्योर और विश्वसनीय बनाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे की टेक्नोलॉजी, साथियों ब्लॉकचेन के पीछे जो मुख्य टेक्नोलॉजी है वो मुख्य रूप से नीचे दिए गए 3 टेक्नोलॉजी हैं। नंबर 1 प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, नंबर 2 P2P नेटवर्क यानी पीयर, नंबर 3 प्रोग्राम जिसे ब्लॉकचेन का प्रोटोकॉल कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है, तो नैन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत के बारे में बताना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हम सभी लोगों को उनके हाईएस्ट डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी तक पहुंचने में मदद करता है। अब और कोई भी मिस्ड ट्रांजैक्शंस नहीं होगा, इंसानी और मशीनी गलतियों को कम कर देगा। ये सभी ट्रांजैक्शंस के पीछे कोई भी तीसरी पार्टी या गवर्नमेंट का कॉन्सेंट ज़रूरी नहीं, बल्कि सभी कनेक्टेड नोड्स का ट्रस्ट या सिक्योर वैलिडेशन ही मायने रखता है। सबसे क्रिटिकल एरिया जहां ब्लॉकचेन हमें मदद करता है और ये गारंटी प्रदान करता है कि वैलिडिटी ऑफ ए ट्रांजैक्शन उन्हें रिकॉर्ड करके या केवल एक मेन रजिस्टर में नहीं किया जा रहा है, बल्कि नेटवर्क में कनेक्ट हुए सभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के रजिस्टर्स, इन सभी रजिस्टर्स में सिक्योर वैलिडेशन होने के बाद ही ट्रांजैक्शन को वैलिड कहा जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो भविष्य में उनके कई मायने रहेंगे। तो नंबर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई भी इंडस्ट्री हो अगर वो हेवीली कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर करती है जैसे कि इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट और लॉ, वो सारे इंडस्ट्रीज इस टेक्नोलॉजी से बेनिफिटेड होंगे क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से बिना किसी डिस्प्यूट के आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को अपडेट, मैनेज, ट्रैक और सिक्योर किया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स वो जो कि एम्बेडेड होते हैं स्टेटमेंट से और जिन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरमीडियरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है। नंबर 2 सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जब भी कोई वैल्यू बदलते हैं या कोई एसेट या स्टेटस बदलता है तब ये सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ब्लॉकचेन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। नंबर 3 एसेट प्रोटेक्शन, यानी आपका जो एसेट है, चाहे आप एक संगीतकार हो जो कि अपने गाने की रॉयल्टीज़ ठीक तरह से पाना चाहता है या आप कोई प्रॉपर्टी ओनर हो,
अगर आप अपने एसेट की प्रोटेक्शन चाहते हैं तब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी बहुत मदद करता है। आपकी रियल टाइम ओनरशिप की एक इंडिस्प्यूटेबल रिकॉर्ड बनाता है। नंबर 4, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। गवर्नमेंट्स अक्सर बहुत सारे अमाउंट्स के डाटा को मैनेज करते हैं, जैसे कि पर्सनल डाटा बर्थ से डेथ रिकॉर्ड्स तक, मैरिज सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट्स और सेंसस डाटा इत्यादि। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन सारे डाटा को स्ट्रीमलाइंड सॉल्यूशन के हिसाब से आसानी से मैनेज कर सकता है और उन्हें सिक्योरली स्टोर कर सकता है। नंबर 5, पेमेंट प्रोसेसिंग। ब्लॉकचेन की ये खासियत है कि वो किसी भी बड़ी कंपनी की पेमेंट प्रोसेसिंग को आसानी से संभाल सकता है। ये इंटरमीडियरीज की ज़रूरत हो पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, यानी जो मध्यस्थ जो है या थर्ड पार्टी है उनको आवश्यकताओं को ख़त्म कर देगा, जिन्हें कि हम पेमेंट प्रोसेसिंग में अक्सर देखते हैं। नंबर 6, क्राउड फंडिंग। ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो क्राउड फंडिंग की तुलना में एक ब्लॉकचेन पावर्ड क्राउड फंडिंग कैंपेन में ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है नए प्रोजेक्ट के लिए एक इंटरेस्टेड कम्युनिटी से। लेकिन ऐसे इंस्टेंस में फंडिंग मुख्य रूप से बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के आकार में होंगी। अब साथियों, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है उसके बारे में बताना चाहूँगा। अब तो आप लोग इस टेक्नोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट को समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम बताते हैं कि आखिर इन्हें कहाँ रियल लाइफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो रियल लाइफ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कहाँ उपयोग किया जाता है। तो रियल लाइफ में सबसे पहले नंबर 1, फॉलो माई वोट, यानी ये हमारे वोट करने के तरीक़ों को बदलना चाहता है और दुनिया में सबसे पहला ओपन सोर्स ऑनलाइन वोटिंग सॉल्यूशन बनना चाहता है। नंबर 2, आर्केड सिटी, ये एक ट्रू डिसेंट्रलाइज्ड राइड शेयरिंग सर्विस है जो कि उबेर किलर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, एसएचओ कार्ड, ये आपके आइडेंटिटी को स्टोर करता है बिटकॉइंस ब्लॉकचेन में ताकि आपकी इजी वेरिफिकेशन हो सके। नंबर 4, सिम्बियंट, ये ब्लॉकचेन में बेहतर स्मार्ट सिक्योरिटीज़ प्रदान करता है। नंबर 5, चेन लिंक, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर वेरीफाई और वैलिडेट करता है ऑथेंटिसिटी और रियल वर्ल्ड आइटम्स को टाइटल को। नंबर 6, बिटकॉइंस में बिटनेशन में ये गवर्नेंस 2.0 इनिशिएटिव जो कि एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के साथ काम करके डू इट योर सेल्फ गवर्नेंस की स्थापना करना चाहता है। तो पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन्स क्या है, इनमें क्या अंतर है? तो साथियों, मैं साथ में आपको पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन्स यानी जो ब्लॉकचेन्स हैं पब्लिक भी होती है और प्राइवेट भी होती है, इनके बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो ब्लॉकचेन के बहुत सारे वैरायटी हैं, लेकिन सभी प्राय मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में हैं। नंबर 1 पब्लिक, दूसरा जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स किसी को भी देखने और ट्रांजैक्शंस सेंड करने के लिए अवसर देती हैं जब तक वो इस कॉन्सेंसस प्रोसेस का हिस्सा है। ये कंसोर्टियम ब्लॉकचेन्स भी हैं जहां केवल कुछ प्री सिलेक्टेड नंबर के नोड्स को ही ऑथराइज किया गया होता है। लेजर को इस्तेमाल करने के लिए उदाहरण के लिए एक ग्रुप ऑफ बैंक्स है और उनके क्लियरिंग हाउस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं ट्रेड क्लियरिंग का एक हिस्सा बनकर, जहां हर एक नोड किसी न किसी स्टेप के साथ संबंधित होते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस में। और जो प्राइवेट ब्लॉकचेन्स के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके विपरीत में किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में लिखने में रेस्ट्रिक्शन डालता है किसी भी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इसके साथ इसमें और भी दूसरे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसके साथ ब्लॉकचेन में इसके सेल्फ पॉलिशिंग सिक्योरिटी होने के कारण ये बड़े मात्रा में स्थित रिकॉर्ड कीपिंग को एलिमिनेट करता है, जो कि आगे चलकर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है जब मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं एक ही ट्रांजैक्शन में। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ और इसके एडवांटेज। अब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लाभ और इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो यह ब्लॉकचेन हमारे स्मार्ट डिवाइसेज को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे कि वो बेहतर ढंग से बातचीत कर सकता है।
नंबर 2, ब्लॉकचेन मैनिपुलेशन की समस्या का समाधान करता है। ये सभी चीज़ों को उनके हाईएस्ट डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी के स्तर में लाता है, यानी इसमें मैनिपुलेशन का जो समस्या है उसको सॉल्व करता है। नंबर 3, ऑनलाइन आइडेंटिटी और रेपुटेशन को डिसेंट्रलाइज बनाता है, जिससे कि हम अपने डाटा को खुद ही ऑन कर सकें। क्रिप्टो करेंसीज सरकार के हाथों से करेंसीज की वैल्यू को कंट्रोल करने की क्षमता को आम जनता में बांट देता है, जिससे कि अब किसी का भी हाथ नहीं होगा करेंसीज के वैल्यू के ऊपर। नंबर 6, किसी इनफॉर्मल इकोनॉमी में ब्लॉकचेन हमें मिडिलमैन से बचाता है, जिससे कि आसानी और फ्री ढंग से एसेट का एक्सचेंज हो सकता है। नंबर 7, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे इश्यूज जो कि फ्रीडम, ज्यूरिडिक्शन, सेंसरशिप और रेगुलेशन से संबंधित हों, उन्हें सही और सुचारू ढंग से एड्रेस किया जा सकता है। ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम से अब और इंटरमीडियरीज रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आसानी से रिकॉर्ड और ट्रांसफ़र ऑफ एसेट का ध्यान रखा जा सकता है, जिससे ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ जाती है। डाटा जिन्हें एक बार एंटर कर दिया जाता है ब्लॉकचेन में, वो इम्यूटेबल हो जाते हैं, जिन्हें अब किसी भी ढंग से बदला नहीं जा सकता है, जिससे कि फ्रॉड होने की स्थिति बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस बहुत ही क्लियर होते हैं, जिन्हें बाद में आसानी से इन्वेस्टिगेट और ऑडिट किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो डाटा होते हैं वो इम्यूटेबल हो जाते हैं और उन डाटाओं में कोई किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इससे क्या क्या क्रिटिसिज्म हैं और क्या क्या चैलेंजेज हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ कमियां भी हैं। साथियों, दुनिया में जो भी वस्तु है या जो भी पहलू है, उसके दो पहलू होते हैं। अगर लाभ है तो उससे नुकसान भी है। हो सकता है लाभ ज़्यादा है तो नुकसान कम हो। तो बहुत पावर की ज़रूरत, यानी जो ब्लॉकचेन के ऑपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि हम आज के क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति को देखें तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के पक्ष में ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की भी बहुत ज़रूरतें होती हैं, इसलिए वे केवल डेवलप्ड नेशंस के लिए ही सही हैं। प्राइवेट की सिक्योरिटी, ये प्राइवेट की को हमेशा सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि यदि इनके विषय में थर्ड पार्टीज़ को पता चल गया तब ये ऐसी बात हुई कि आपने अपने सारे बिटकॉइन का कंट्रोल उनके हाथों में दे दिया। तो साथियों, जो ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन है उसके लिए एक प्राइवेट की होती है, उसको हमें सिक्योर रखना चाहिए। अगर वो की किसी साथी को या किसी अननोन व्यक्ति को आप बता देते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप अपना कंट्रोल या अपने जो कॉइन्स हैं या बिटकॉइन है या जो भी है उसका कंट्रोल आप किसी सामने वाले के हाथ में दे चुके हैं। इसके अलावा भी प्राइवेट की को बैकअप करके और प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक्सीडेंटल लॉस से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार खो गई तब इनका फंड कोई भी और रिकवर नहीं कर सकता और ये हमेशा के लिए खो जाएंगे। तो साथियों, जो प्राइवेट की हैं वो एक इस प्रकार की होती हैं कि यदि वो आपसे खो गई या संयोग से आप उनको भूल गए, तो आपका जो फंड है या जो आपका मनी है वो कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है। ट्रांजैक्शन स्पीड भी एक समस्या बन सकती है, क्योंकि हम जानते हैं चेन में ब्लॉक्स को वेरीफाई कराना डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से बहुत ही ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए, और ऐसा करने में काफ़ी समय लगता है। ब्लॉकचेन के विषय में जो राय है मैं बताना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल डिजिटल फ्यूचर के लिए। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि बिटकॉइन के पीछे की स्थिति है, ये अब तक प्रमाण कर चुका है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण है। एक नया वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने की क्षमता इसमें है। ये खुद ही इंटरनेट के जैसे एक बड़ी चीज़ है। यह एक ऐसी वेव ऑफ इनोवेशन है जो कि हम जैसे आम जनता को फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज़ से दूर रख सकती है। इसके साथ ये हमें पूरी दुनिया में किसी के साथ भी गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए आज़ाद कर सकती हैं। यानी पूरी दुनिया एक देश, एक परिवार के जैसे बन सकती है या बन जाएगी, जिससे हमें और इन कॉरपोरेट इंटरमीडियरीज से गुजरना नहीं पड़ेगा। यानी जो मध्यस्थ लोग हैं, थर्ड पार्टी के जो लोग हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये हमारे पूरे सोसाइटी को रेडिकली डिसेंट्रलाइज
कर सकती हैं और हमें बैंक से, गवर्नमेंट्स, यहाँ तक कि कंपनीज और पॉलिटिशियंस से भी बचा सकती हैं। ये खुद में ही एक बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति ला सकती है। बस हमें इसे समझने की ज़रूरत है और समझकर दूसरे साथियों को समझाने की ज़रूरत है। ब्लॉकचेन का भविष्य। अब साथियों, ब्लॉकचेन के भविष्य के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्लॉकचेन की उपयोगिता क्या है और ये किस तरह से हमारे सभी कामों में लग सकता है। ये इन्फॉर्मेशन को लेकर जो हमारी सोच है उसे बदल कर रख दिया है कि कैसे कैसे और कहाँ पर इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। इस इन्फॉर्मेशन को कौन एक्सेस कर सकता है और हम इस इन्फॉर्मेशन का क्या कर सकते हैं। जो मुख्य कारण है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसके अगेंस्ट में हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन इन्फॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारे रिकॉर्ड्स कीपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करते हैं, इन चीज़ों के पूरे हट तक चले जाते हैं। इससे ये बात तो साफ है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लोग इतनी आसानी से ग्रहण नहीं करेंगे और ये रातों रात तो आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें समय लगेगा। हर कदम पर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को चुनौती देता है। ऐसे ही समान केस हमने TCP/IP में देखा था, जिसकी शुरुआत में काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था, लेकिन बाद में इसे इम्प्लीमेंट करते करते करीब 30 सालों का समय लग गया, लेकिन आखिरकार सभी से इसकी अहमियत को समझ में आया। ठीक उसी तरह भी दुनिया अभी ब्लॉकचेन को समझने में समय लग रहा है, लेकिन कुछ वर्षों में इसे ज़रूर अपना लिया जाएगा। साथियों, जैसा कि अमूमन होता है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, नया सिस्टम या नई विचारधारा अगर उसका जन्म होता है, तो उसको आम जनता, एक साधारण लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है या समझने में समय लगता है, यूँ कह सकते हैं। और जो लोग समझते हैं तो उनके कुछ निजी हित होते हैं, कुछ निजी नुकसान भी हो सकते हैं, फ़ायदे भी हो सकते हैं, तो उनके कारण वो उनको अवॉइड करते हैं या उनको एक चैलेंजेज देते हैं या उनको एक मिसगाइड करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और ब्लॉकचेन की उपयोगिता और ब्लॉकचेन के फ्यूचर के बारे में समझ आया होगा। और आप बने रहिए हमारे चैनल में। मैं निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें, ताकि इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही साथियों, और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि जो आज ब्लॉकचेन तकनीकी है, उसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट जैसी वर्ल्ड वाइड जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, पॉपुलर जो कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, टेंसेंट है, एनवीडिया है, JP मॉर्गन है, वालमार्ट है, अलीबाबा है, पेपल है, सैमसंग है और बैंक ऑफ चाइना, उन 27 कंपनियों में शामिल है जिनके पास लाइव ब्लॉकचेन ऑपरेशंस हैं। तो यानी ब्लॉकचेन जो तकनीक है उसका वाकई में आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा और काफ़ी इसकी अहमियत रहेगी। तो ब्लॉकचेन का मतलब, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेटा ब्लॉक से है, मतलब इन ब्लॉक्स में क्रिप्टो करेंसी यानी कि डेटा रखा जाता है। अलग अलग बॉक्स में करेंसी यानी डेटा होते हैं और जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ब्लॉकचेन सीधा सीधा समझे तो ब्लॉकचेन डिजिटल बही खाता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वो चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पे दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि ब्लॉकचेन में कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्ड पूरे नेटवर्क पर दर्ज हो जाएगा। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी DLT भी कहा जाता है। यानी साथियों, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कई तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। blockchain.com एक क्रिप्टो करेंसी वित्तीय सेवा कंपनी है और उस कंपनी ने 2011 में पहला बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के रूप में शुरुआत की थी और बाद में एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट बनाया जो कि 2012 से 2020 के बीच बिटकॉइन लेन देन का 28% हिस्सा था। और इसकी लॉन्चिंग जो तारीख है वो 30 अगस्त 2011 थी और निकोलस कैरी, पीटर स्मिथ, KSI, वेन रिवर्स और जो इसकी प्रोग्रामिंग की गई थी वो सी भाषा में की गई थी। यानी कंप्यूटर में कुछ भाषाएं होती हैं, जैसे सी भाषा एक उनमें से महत्वपूर्ण है। और आज पूरी दुनिया में लगभग 20,000 के आसपास क्रिप्टो करेंसीज रन में हैं, जिनमें बिटकॉइन मुख्यतः है। उसके बाद इथेरियम है, बाइनेंस है। बाइनेंस आज दुनिया का सबसे बड़ा जो सेंट्रलाइज एक तरह से एक्सचेंज है
जिसमें कस्टमर्स के मामले में यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स बाइनेंस एक्सचेंज पर हैं। तो साथियों, मैं आशा करूँगा कि इस तकनीक को समझने की कोशिश करें। आपका इन्वेस्ट करना नहीं करना ये आपका खुद का मुख्य विषय है। हमारा मकसद है इस चैनल के माध्यम से जो नई टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, उसके भविष्य है और इसके नुकसान हैं, इनके बारे में अवगत कराना है। और मैं फिर अगेन एक बार निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे जो नए वीडियोज़ आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप एक महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित नहीं होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। आपके दोस्त, आपके साथी जयवती नरेश राजेड़ा।